नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। और आज यूसीएन विशेष में हम बात करने वाले हैं एचआईवी और एड्स के बारे में। इंडिया में ये आया कैसे, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सोशल स्टिग्मा को टैकल कैसे किया जा सकता है और मेडिकल साइंस इस फील्ड में कैसे तरक्की कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आर.बी. करमकर सर और डॉक्टर प्राची करमकर शिरपुरे मैम, और दोनों है मैनेजिंग डायरेक्टर करमकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। इनसे जानेंगे आज एचआईवी एंड एड्स के बारे में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी एचआईवी एंड एड्स की हिस्ट्री के बारे में कि ये इंडिया में आया कैसे, इसके केसेस आपने इंडिया में कब देखना शुरू किया, और जब पहली बार इसके केसेस जब इंडिया में आए तो डॉक्टर्स ने किस तरह से इसे ट्रीट किया। बिकॉज अगेन ये पहली बार होगा कि डॉक्टर्स ऐसे केसेस को देख रहे होंगे, तो आपने भी कैसे इसकी शुरुआत की और आप भी एड्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना आपने कैसे शुरू किया? एक्चुअली अवेयरनेस पहले तो था नहीं, और ऐसा लोगों को लगता था कि एचआईवी एड्स जो है बिकॉज मोस्टली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो ये अपने यहाँ नहीं होगा ऐसा सोचे थे, पर ये तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1982 में पहले ये केसेस डिस्कवर हुई एचआईवी एड्स की, और उसके बाद जब रॉक हडसन की डेथ हुई बिकॉज ऑफ एड्स, उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड ट्रेनिंग डॉक्टर्स। तो हम लोग उस टाइम पे भंडारा में गए थे मेडिकल अफसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और एचआईवी के बारे में बताते थे। पर मैंने जो केस देखी है वो पहले देखी 96 में। ओके। और उस टाइम पे पेशेंट के जो सिम्टम्स थे मोस्टली बुखार आना, और दुनिया भर के इन्वेस्टिगेट करते थे, कुछ निकलता नहीं था, ट्रीटमेंट देते थे, फिर पेशेंट छोड़ के फिर दूसरी जगह जाना, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करना, ठीक नहीं होना, फिर वापस आना, और वहाँ पे ग्लैंड्स मिली, तब पहली बार सस्पेक्ट किया कि इसको एचआईवी हो सकता है। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इन फील्ड ऑफ एचआईवी। और उसके बाद तो फिर काफ़ी 3-3.5 पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे हो चुका है। ओके जी। तो मैम, जैसा सर ने कहा कि अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स को करमकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रीट किया गया है, तो बेसिकली लोगों के दिमाग में पहला तो सवाल यही आता होगा ना कि एचआईवी एड्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ये शब्द, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग है, तो कैसे ये अलग है, इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे ये कनेक्टेड भी है, क्या बताएंगे? एचआईवी बेसिकली एक आरएनए वायरस है। इट्स कॉल्ड अ रेट्रोवायरस, क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बनाता है। इसका फुल फॉर्म हम एचआईवी का बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो बेसिकली ये वायरस जो है ये हमारी इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाता है, मतलब हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उस पर डायरेक्ट अटैक करता है, और उसमें जो वाइट ब्लड सेल, जो वाइट रक्त कोश होती है बॉडी में, उसको कम करता है, और उसमें भी मेन हम जो बोलेंगे टी सेल्स का प्रमाण काफ़ी कम करता है, इसीलिए उसे एचआईवी कहते हैं। अब एचआईवी पॉजिटिव पर्सन अगर हम बोलेंगे तो उसका मतलब साधारण वे में ये होता है कि एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ इंसान, उसमें एचआईवी का वायरस पाया गया है। इनिशियली जब वायरस होता है, इन्फेक्ट होता है, तब फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने में आते हैं, जैसे ठीक है सिंपल सिम्टम्स होते हैं, और बहुत बार लोगों के वो ध्यान में भी नहीं आते हैं, और फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे बेसिकली अपनी जो बॉडी की प्रतिकार शक्ति है, जो टी सेल्स है, वो फाइट कर रहे होते हैं, वो बॉडी के सोल्जर्स है, समझ लीजिए आप, डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो वो एचआईवी वायरस के अगेंस्ट उनका युद्ध चल रहा होता है। जब तक कि एचआईवी वायरस पूरी तरह से उनको कम लेवल में नहीं लाते, उतने लेवल में नहीं लाते जहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन होने लगे, और फिर बॉडी को तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगे, ससेप्टेबिलिटी बढ़ने लगे, चाहे वो फंगल हो, वायरल हो, टीबी हो, बैक्टीरियल, कोई भी, वो जो स्टेज आती है उसको कहते हैं एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इसको सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, वो एक सिम्टम नहीं होता, एक सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं होता, उसमें सर्दी खांसी बुखार के साथ आपको कोई लिम्फ नोड बड़ा मिल सकता है, उसके साथ आपको डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मिल सकता है, आपको वेट लॉस मिल सकता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स का क्लस्टर होता है वो। साधारणतः एचआईवी से जो एड्स का जो एक जर्नी है ये 7 से 10 साल की होती है। अगर आप अपना ख्याल न रखो, अगर आप ट्रीटमेंट न लो टाइमली,
तो ये जो सफ़र होता है, कुछ केसेस में 5 साल भी हो सकता है, लेकिन 5 to 10 years ऑन एन एवरेज होता है कि आप HIV से एड्स का सफ़र तय करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। हमेशा हम सोचते हैं कि HIV है तो एड्स है, नहीं। बहुत लोग HIV के साथ रहते हैं लेकिन एड्स तक के आने के लिए उनको टाइम लगता है। वो मेन है। ओके, तो ये तो सिम्टम्स एंड उसके सफ़र ट्रांसमिशन तक की ये जर्नी है। बराबर। तो सर मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, तो इसके अलावा कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे ये ट्रांसफॉर्म होता है या फिर ये किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है अदर देन दिस? एक तो जैसा अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, तो दैट इज़ वन वे कि जिससे सेक्स हुआ है अगर उसके शरीर में HIV के वायरस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, 1%। रिपीटेड सेक्सुअल ऐसे हमने ऐसे भी देखा है कि हस्बैंड पॉजिटिव है वाइफ नेगेटिव है, वाइफ पॉजिटिव है हस्बैंड नेगेटिव है, ये भी देखा है। तो थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन 1% चांस रहता है। सेकेंडली ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, अगर HIV जिसको है उसका ब्लड किसी को मिला तो हो जाएगी। अभी क्या है, आजकल तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे टेस्ट करके दिया जाता है। जिस वक्त पहले ये टेस्ट नहीं करते हुए ब्लड दिया जाता था उस टाइम पे ये होता था। सेकंड, एक नीडल प्रिक बोलिए, तो जैसा IV ड्रग एब्यूजर रहते हैं, मतलब ये हमारे यहाँ बहुत कम है लेकिन नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो है कि ऐसा ग्रुप है 4-5 लोग समझो ड्रग ले रहे हैं कि सिरिंज से, तो सेम नीडल एंड सिरिंज यूज हो रही है, 4-5 लोग ले रहे हैं, उसमें एक आधे को अगर HIV होगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये हो गया। ओके। फोर्थ इज ये मदर टू चाइल्ड, एंड जैसे हस्बैंड से मदर को हो गया, एंड टू मदर टू चाइल्ड 3 ways। वन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हेन यानी जैसा बच्चा गर्भाशय में है उस टाइम पे मदर से उसमें ट्रांसमिट होगा। दूसरा, जिस टाइम पे डिलीवरी होती है तो बच्चा जब बाहर आता है तो उस टाइम पे भी उसके ब्लड उसमें बॉडी में जाता है। एंड थर्ड इज ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे हमारे यहाँ पे जो हुआ है कि बहुत सारी ऐसी मदर्स आई है जो HIV पॉजिटिव है और उनके हमारे यहाँ पे बहुत लोगों के सीजर्स हुए और कोई एक भी बच्चा के पॉजिटिव नहीं आया, ये प्रॉपरली मैनेज हुए हैं। तो वो एक ट्रांसमिशन होता है। तो सर ये तो मैम ट्रांसमिशन के बारे में बताया कि कैसे ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या माँ के तरफ से बच्चे को कैसे हो सकता है। तो ऐसे में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी तो होते होंगे ना जिससे ये चीज़ें रोकी जा सकती है, अर्ली डायग्नोसिस हो गया या बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल। तो जैसे सर ने बताया कि जो ट्रांसमिशन होता है ये अलग अलग बॉडी के सिक्रीशंस एंड फ्लूइड से होता है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव फ्लूइड होता है ब्लड, ठीक है। और ब्लड के थ्रू होने वाले जो इन्फेक्शंस है वो एक तो नीडल स्टिक, जो कि अगर आप नीडल शेयरिंग जिसको बोलते हैं, जैसे सर ने बताया, तो नीडल शेयरिंग और नीडल स्टिक में हम यही कर सकते हैं कि अगर आप जो भी नीडल यूज़ करो, अगर आप डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करते हैं तो इसका प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है। इन जनरल में ड्रग्स को तो प्रिवेंट ही करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हो तो यू कैन टेक दीज मेजर्स। अनदर थिंग जो नीडल स्टिक में या फिर कोई भी कॉमन स्टिक में होती है वो है फॉर एग्जाम्पल शेव। सो शेविंग किट आपने यूज़ नहीं करनी चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कभार कट लग जाता है, उसमें ब्लड लगने के चांसेस होते हैं और वो अगर अच्छे से स्टरलाइज ना हो तो दूसरों के को इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से टूथ ब्रश शेयरिंग भी जनरल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कैसा है, माउथ सिक्रीशंस ही नहीं, कभी अगर गम्स में ब्लीडिंग है, अल्सर्स है, ओपन वुंड्स है और वो शेयर किया जाता है तो उससे भी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ है कि जो नर्सेस वगैरह होते हैं, जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट होते हैं, वहाँ पे नीडल स्टिक के चांसेस होते हैं कि अगर आप ब्लड ड्रॉ करते हैं, मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं HIV पेशेंट्स को, तो आपको नीडल स्टिक होने के चांसेस होते हैं। उसमें अच्छे से सिखाया जाता है सेफ टेक्निक, जो कि आप कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट हो तो किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं नीडल स्टिक। एंड अगर नीडल स्टिक होता है तो देन देयर इज़ अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस जो कि आप फॉलो कर सकते हो, सो दैट आपको कम से कम ट्रांसमिशन का रेट हो। तो ये ब्लड के थ्रू हो गया। और एक चीज़ जो ब्लड के थ्रू हो सकती है वो है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यूजुअली ब्लड डोनेट करते वक्त काफ़ी सारे इन्फेक्शंस जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया,
बेसिक कुछ चीज़ें जो होती है वो स्क्रीन करने में आती है, तो वो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है एंड एवरीवन हैज़ टू मेक श्योर कि वो स्क्रीन्ड ब्लड ही उनको मिल रहा है, नहीं तो फिर ब्लड के थ्रू चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। ब्लड के थ्रू और एक चीज़ भी हो सकती है कि अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स, ठीक है, उसमें काफ़ी बार ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं एंड उसके थ्रू ब्लड के थ्रू एक्चुअली ट्रांसमिशन के रेट्स आर मच हायर दैन जो वजाइनल इंटरकोर्स होता है उसके कंपैरिजन में। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ जो होती है ट्रांसमिशन का वो है जैसे वजाइनल फ्लूइड हो गया एंड सेमिनल फ्लूइड हो गया, जो कि मेनली पुरुष और महिला के जो मेन एक्सटर्नल जेनिटेरिया के सिक्रीशंस होते हैं, तो उसके थ्रू चांसेस होते हैं, इसलिए अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है उसके थ्रू होने के चांसेस होते हैं। तो मेन है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, आप कॉन्डम्स यूज़ कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टाइप का दूसरा एसटीडी भी जो होता है वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो दूसरी डिजीजेज होती है वो भी आप थ्रू बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मल्टीपल पार्टनर्स जो हो गए, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड कीजिए, अननोन पार्टनर्स अवॉइड कीजिए। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इस चीज़ में, बहुत बार हम शादी के वक्त, स्पेशली अरेंज मैरिजेस के वक्त, कुंडलियाँ मैच करते हैं। मुझे लगता है कुंडलियाँ मैच करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ बेसिक चीज़ों का स्क्रीनिंग कीजिए उसके पहले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हुए हैं विमेन हु गॉट HIV पॉजिटिव नॉट नोइंग कि उनके हस्बैंड वर HIV पॉजिटिव एंड उनको भी नहीं पता था, बहुत सारे हस्बैंड्स को भी नहीं पता था, बहुत लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये होना चाहिए कि आप अगर शादी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो बेटर HIV, हेपेटाइटिस, सिकल सेल, क्योंकि बहुत बार ट्रेट्स भी नहीं पता होते, सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये सारे ट्रेट्स की चेकिंग कीजिए आप बिफोर शादी एंड मेक श्योर कि ब्लड आपके आगे लेने में आ रहा है और वही की वही टेस्टिंग करने में आ रही है, क्योंकि हमने वो भी केसेस देखे हैं कि वो केसेस फॉर्ज करने में आते हैं, वो टेस्ट रिजल्ट्स फॉर्ज करने में आते हैं एंड देन द मदर हैज़ नो प्लेस टू गो बिकॉज देन शी इज़ HIV पॉजिटिव। सो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, नोबडी शुड कम इनटू दैट। सो दैट वाज किस तरह से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उस लेवल पे। दूसरा मैं और एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी विच इज़ अ सोशल स्टिग्मा एंड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कि किन चीज़ों से HIV नहीं फैलता। तो यूजुअली HIV एक बहुत ही बड़ा सोशल स्टिग्मा हो जाता है, खासकर हिंदू कल्चर में और सोसाइटी में उसके बारे में बात नहीं की जाती है। HIV आज हम ये मुद्दा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके बारे में जन जागृति बहुत कम होती है, लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इंडिया वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल तीसरे नंबर पे है HIV ग्रस्त नेशंस में, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया के बाद। और वो इस वजह से भी है क्योंकि हमारी सभ्यता में हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं आउट ऑफ द क्लोजेट और हम एड्रेस नहीं करते हैं ये सारे सोशल इश्यूज़ को। तो HIV इज़ ट्रीटेबल, वेरी मच ट्रीटेबल, और इसलिए आज हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसे प्रिवेंट करना भी बहुत आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर लोगों को लगता है कि भाई कोई भी HIV पेशेंट है तो वो अनटचेबल है या अछूत है, वो भी बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी के दूसरे सिक्रीशंस हो गए जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, आंसू हो गए, स्वेट हो गया, है ना, यूरिन, फीसेस, इनमें वायरल लोड बहुत कम होता है। तो अगर हम एक घर में रहते हैं, अगर आप हैंडशेक करते हैं या स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, और इवन अगर आप खाना शेयर करते हैं, तो अगर हक करते हैं, ये बेसिक चीज़ें जो है, जो अगर इवन अगर आपके पास कोई HIV फ्रेंड है तो उसे दूरी बनाना, मतलब ये गलत हो जाता है। दिस इज़ अ टोटल मिसकंसेप्शन, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट सेड, ऑलवेज बी कॉशियस, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप शेयर करते हैं, इवन फूड, अगर आप देयर इज़ अ ब्लड कॉन्टैक्ट कि मुंह में छाले हैं, कि ब्लीडिंग है, एंड फिर वो फूड शेयर किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं। सो बीइंग अवेयर एंड कॉशियस इज़ वन थिंग, लेकिन उसको कम्प्लीटली नो करके एक डिस्टेंस बनाना विदाउट नोइंग इज़ अनदर थिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने देखा था एक स्टिग्मा था कि इवन डॉक्टर्स बहुत डरते थे इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। सर्जरी, अगर HIV पेशेंट है एंड नॉन HIV पेशेंट है, सर्जरी का इवन जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी वो डबल या ट्रिपल करते थे इन सारे केसेस में, बिकॉज दे वर वेरी स्केर्ड ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड।
तो दैट वी फील कि नहीं होना चाहिए। इसका अवेयरनेस ना सिर्फ पेशेंट्स बाकी डॉक्टर्स में भी होना चाहिए और ये प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट्स नहीं, अभी क्या हुआ है कि ये जो है डॉक्टर के मन में से HIV का डर अगर निकालने का काम किया है तो मैंने किया है। क्योंकि पहले बहुत था, लोग यानी ऐसे एक स्टोरी बताता मैं आपको। एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और उसको सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ एंड उसको दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो गए। वो चंद्रपुर के पास का पेशेंट था, चंद्रपुर के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया तो वहाँ उसने बोला कि भैया ये हमारे यहाँ पर होता नहीं है, आप ऐसा करो नागपुर में जाओ, न्यूरो सर्जन के पास जाओ। न्यूरो सर्जन के पास गया, MRI वगैरह हो गया, ऑपरेशन के टाइम वगैरह फिक्स हो गई, पैसे वगैरह डिपॉजिट हो गए और उसके बाद में जो रूटीन टेस्ट उस टाइम चालू हो गया था, HIV टेस्ट किया, HIV पॉजिटिव आया। तो वो सर्जन बोले मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, बोले अब तू रुक जा, उठा के ले जाओ, ये पैसे लेके जाओ, वापस लेके जाओ। तो पेशेंट घर चला गया। तो 8-9 महीने पेशेंट घर में ही रहा। उसके बाद में एक होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे पास आया, तो आया और मेरे को बोले कि भाई एक पेशेंट है नीचे गाड़ी में है, उसको दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज है। मैं बोला फिर उसको गर्दन में कुछ भी चोट होगी, मेरे को ये कुछ मालूम नहीं। तो बोले हाँ है। तो मैं बोला फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, बोल लाओ क्या बोले पेशेंट, बोला पेशेंट लाया, देखा मैंने तो 7-8 महीने में थोड़ा बहुत रिकवर हो गया था। उसके बाद में उसका MRI वगैरह किया, उसको ऑपरेट करना पड़ता। तो उसका फिर HIV वगैरह फिर से हुआ तो पॉजिटिव आया। फिर उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। अब डॉक्टर्स इतने डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनको अगर ट्रांसमिट हो गया हो तो, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा मालूम नहीं था ना कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होंगी, कितने साल चलेगा क्या नहीं। तो बोला भैया खर्चा आएगा। तो बोले ठीक है। उसके बाद में बात हो गई, MRI हो गया, उसको ऑपरेट किया। तो जो सर्जन था जो ऑपरेट करने वाला, वो बोले सर वो लोग चिंता मत कर। बोले मैं तो मेडिकल कॉलेज में ऑपरेट करता था, मेरे को तो मालूम ही नहीं रहता था कि पेशेंट का HIV है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे HIV टेस्ट उस टाइम पे करते नहीं थे रूटीनली। तो पेशेंट को हमने ऑपरेट किया और धीरे धीरे ये डॉक्टर्स के मन में से ये डर निकल गया। क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट का ये सीजर करते थे, तो डर जो डॉक्टर के मन में था वो अभी नहीं है। रूटीनली सर्जरी होती है HIV पेशेंट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सपोर्ट सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कैसे पेशेंट्स के लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज ऑफर की जाती है जिससे उनको ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता है? ये मैं आपको एक चीज़ बताया कि उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि मेडिसिन एक तो कॉस्टली रहता था, पेशेंट गरीब रहता था, तो रिलेटिव्स वगैरह के पास से पैसे जमा करके लोग ट्रीटमेंट करते थे। एक साधारण 6 महीने के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स सब गायब हो जाते थे और उसके बाद उसके पैसे ख़त्म हो जाते थे, वो पेशेंट ट्रीटमेंट बंद कर देता था। उसके बाद में जब वो आता था तो वो एडवांस स्टेज में चल जाता था और उसके बाद में फिर कई बार पेशेंट मर जाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट के ART सेंटर्स बहुत हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, बहुत सारे PSCs में है, मेडिकल कॉलेजेस में है। तो मोर देन 4-5,000 ART सेंटर्स है और वहाँ पे काउंसलिंग होती है, उनका सारे टेस्ट CD4 CD8 काउंट, वायरल लोड और बाकी जो रूटीन टेस्ट है वो सब टेस्ट होती है और गवर्नमेंट उनको फ्री में मेडिसिन देती है। तो ये सारा होने के कारण अभी क्या हो गया, हमने हमारे सारे पेशेंट्स वहाँ भेज दिए क्योंकि दे शुड टेक ट्रीटमेंट। अभी हमारे पास कौन से पेशेंट आते हैं कि भाई वहाँ से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं जो वहाँ सॉल्व नहीं हो रहे, वो पेशेंट अभी हमारे पास आ जाते हैं ये स्टेज में। ओके। और अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात की जाए तो मेडिकल साइंस हर चीज़ पर अब इनोवेशंस दे रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो क्या आप भी ये देख रहे हैं कि इन फ्यूचर वैक्सीन्स अगर बात की जाए तो HIV के लिए या एड्स के लिए भी वैक्सीन आएंगे? HIV का प्रॉब्लम कैसा है मैडम, HIV का जो वायरस है ये खुद का स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो इसके कारण उसका वैक्सीन नहीं बन रहा। ओके। पीपल हैव ट्राइड, वो चल ही रहा है, हो सकता है कि उसका वैक्सीन बने, लेकिन इसमें जो म्यूटेशंस होते हैं वो वैक्सीन यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज हमने पेशेंट को सपोज सम ड्रग्स चालू किए, 3 ड्रग्स जनरली वी गिव 3 ड्रग्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद में वो जो HIV वायरस है वो उस ड्रग को रेजिस्टेंट हो जाता है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप इसलिए जरूरी है, नंबर 1 टू नो कि भाई कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स है क्या, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से सब गए हैं क्या, और दूसरा ये पेशेंट कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर रहा है। तो सपोज उसका पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू है लेकिन उसका CD1 CD8 काउंट कम हो रहा है,
वायरल और बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि नाउ दैट वायरस हैज़ बिकम रेजिस्टेंट टू दैट ड्रग, फिर वो ड्रग चेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे मेडिसिन, अभी बहुत सारे मेडिसिन है। तो अभी कैसा हो गया कि इफ़ पेशेंट इज रेगुलर और बराबर ट्रीटमेंट ले रहा है, बराबर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो डायग्नोसिस के बाद में 35 साल तो कम से कम वो जिएगा। एंड मेनी टाइम्स बाय द टाइम ही विल डाई, ही विल नॉट डाई ऑफ HIV एड्स, ही विल डाई ऑफ समथिंग एल्स। तो अभी प्रोग्नोसिस वगैरह उसका अच्छा है, पेशेंट काफ़ी साल तक जिंदा रहते हैं। और उसमें अभी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गए ज़्यादा, यानी HIV के पेशेंट्स को डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा। तो जैसा अभी HIV के बारे में लोग डरते नहीं हैं, मोस्टली लोगों के मन में से डर निकल गया है और डॉक्टर के मन में से भी डर निकल गया है। जिस टाइप से अब हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट हम रेगुलर दवाई ले रहे हैं, चल रहा है, वो इसी टाइप का वो HIV के पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। बेसिकली आपने जो बताया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्रेस करता है, जिस वजह से अलग अलग बीमारियां जो है वो हमें होती है, टाइफाइड हो गया या बाकी जो बीमारियों का आपने जिक्र किया, और उन बीमारियों से फिर टैकल करना पड़ता है और फिर ये बढ़ते जाता है। मतलब अलग अलग बीमारियां, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, उससे आती जाती है। सो ये चीज़ पब्लिक अवेयरनेस इस चीज़ का करना कितना ज़रूरी लगता है आपको? क्योंकि अगर बात की जाए तो दिसंबर महीने में जनरली एड्स डे जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। उस दिन बताया जाता है कि कैसे चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जाए, कैसे इसे समझा जाए। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे और भी इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचे? देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रही है। उसमें जैसे सर ने ऑलरेडी एड्रेस किया कि जो NACO है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंडर जो ART सेंटर्स होते हैं, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र, तो वहाँ पे पूरी ट्रीटमेंट और उनके जांच, और खासकर जो हाई रिस्क लोग होते हैं, नॉट जस्ट HIV लेकिन बाकी STDs को भी ट्रीट करने में आता है। और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें बेसिकली एड्स का और रिसर्च वगैरह हो रहा है। आगे में हो सकता है कि उस पर वैक्सीन शायद डेवलप कर पाए या कुछ कर पाए। हमारी तरफ से मुझे लगता है एक तो हमारा अवेयरनेस, बाकी दूसरा है कि जो कैंप्स में हम रख सकते हैं कोई जैसे अवेयरनेस कैंप्स हम हमारे हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट सेटअप में कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेशली एड्स पेशेंट को एड्रेस करें, मेनली सो दैट उनकी काउंसलिंग हो सके। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए शायद नहीं होगी जो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे सर ने कहा कि कुछ पेशेंट्स की 35 ईयर्स 40 ईयर्स से एड्स से है, लेकिन अभी उनको वो एक इशू नहीं लगता। लेकिन ये हर किसी का किस्सा नहीं है। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और वो उसके बारे में बोलने से भी कतराते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं, न ट्रीटमेंट सीख करते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों से बात नहीं करते क्योंकि उनको बहिष्कृत होने के ये स्टिग्मा होता है। तो वो ना हो और वो ट्रीटमेंट ले, इसके लिए हम अवेयरनेस काउंट्स ये कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो हम कर रहे हैं आज UCM विशेष के माध्यम से, इवन ऑल इंडिया रेडियो में भी हमारा चैनल चलता है, तो उस माध्यम से हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लोगों के थ्रू, सो दैट ये मिसकंसेप्शंस दूर हो और इसको हम ब्रेवली फेस कर सके, जो भी है उसको एक तो प्रिवेंट कर सके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड बाद में ब्रेवली फेस कर सके। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अर्ली 90s में पहले आपने कुछ केसेस देखे थे जिनको आपने ट्रीट किया था, और अभी भी आप कुछ केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आपको नज़र आता है? मेंटालिटी में कहूँ या फिर अप्रोच में कहूँ या फिर अवेयरनेस में कहूँ, कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है कि लोग अब ज़्यादा अवेयर हैं, किस तरह से एक्सेप्टेंस भी आ गया है, क्या कहेंगे? देखो कैसा है, पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे रोज 3-4 न्यू पेशेंट्स मिलते थे हमको। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो महीनों में एक आधा कोई पेशेंट आएगा, वो भी न्यू नहीं रहता कई बार। तो यानी ऑलरेडी ओल्ड पेशेंट है, कुछ भूला भटका आ गया या उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहे, तो अभी HIV के पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल HIV में जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं, कैंसर का भी प्रमाण बढ़ता है। तो कापोसिस सार्कोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, ये सारे कैंसर भी होते हैं। लेडीज़ लोगों में सर्वाइकल कैंसर, इवन जेंट्स में ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर का इंसिडेंस HIV पेशेंट्स में ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरा, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के वजह से इवन हार्ट अटैक
इस्केमिक हार्ट डिसीज, इसका भी इंसिडेंस HIV में ज़्यादा है। अब एक पेशेंट मेरे पास एडमिट था और उसको सडनली सांस फूल गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि उसको PCP न्यूमोनिया है, उसके वजह से ये हाइपोक्सिक हो गया। और जब उसका इको किया तो इको में मालूम पड़ा कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक जो है ये ज़्यादा कॉमन है HIV। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर अभी हम लोगों के पास जो पेशेंट आते हैं मोस्टली, जैसा किसी को AVN हो गया, अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, तो उसका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट ये हमारे यहाँ हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हाथ नहीं लगाते HIV के पेशेंट्स को। उसको एक तो न्यूरोसर्जन है, वो बोले मैं कभी HIV पेशेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसने भी मेरे यहाँ पे एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, वो शंट डाला। एक्चुअली क्या था कि एक वो, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक लड़की थी, 20 साल की लड़की थी, और उसको बुखार वगैरह आ रहा था, जबलपुर साइड की थी, और वहाँ पे उन लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका किडनी फंक्शन उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजा, डॉक्टर उखड़कर के पास। उखड़कर ने उसको HIV किया, तो HIV पॉजिटिव आया करके मेरे पास है। मेरे पास है, मैंने उसकी हिस्ट्री लिया। उसके साथ उसकी माँ थी, उसके फैमिली में उसके फादर, उसके भाई बहन सब मर गए थे, माँ और बेटी दोनों जिंदा थे। माँ की टेस्ट हमने किया, वो पॉजिटिव आई। सो दैट वाज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, डायग्नोज एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो न तो उसके जो लोग मर गए उसके फैमिली के, मतलब उसका हस्बैंड मर गया, उसके बच्चे मर गए, लेकिन किसी ने HIV टेस्ट किया ही नहीं, तो अवेयरनेस नहीं था उस टाइम। और ये जो बच्ची है तो उसको बचपन से HIV के वायरस के साथ में जिए 20 साल, तो क्या होता है उसमें उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, और ये सारे प्रॉब्लम उसको एक्चुअली बाद में ये हुआ, मतलब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हुआ, और मेनिंजाइटिस के बाद में फिर उसको हाइड्रोकेफेलस हुआ, इसलिए उसको शंट डालना पड़ा। तो वो शंट भी हमने डाले, और उसके बाद में उसकी और उसकी मदर की दोनों की ट्रीटमेंट शुरू की, और वो MP से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो HIV हो या AIDS हो, इसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड देन उसके बाद जो सोशल स्टिग्मा आता है उससे टैकल करना हमें ज़रूरी हो जाता है, सो दैट पेशेंट्स और उनके परिवार वाले इससे बैटल आसानी से कर सकें। एंड आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट्स जो है वो भी अब बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, सो दैट ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यूअस रहती है, उसे बीच में बंद करे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो हमने प्रिवेंशन की बात की थी उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मदर टू चाइल्ड अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एक और चीज़ है कि बहुत बार ना मेजॉरिटी और रूरल एरिया में बहुत देखा जाता है कि भाई जो डिलीवरी वगैरह होती है वो घर पे होती है, दाई करती है, या इवन जहाँ पे होती है वहाँ पे मतलब टेस्टिंग नहीं करते थ्रू आउट उनके प्रेगनेंसी में, वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते, कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। इवन इफ़ आपको अगर हेल्दी होम डिलीवरी आती है और आप करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन, लेकिन उसके पहले थ्रू प्रेगनेंसी कम से कम, बेस्ट टाइम इज़ पहले 3 महीने, उसके अंदर ही कम से कम एक डॉक्टर का विजिट होना चाहिए जिसमें उनकी बेसिक स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग होनी चाहिए, सो दैट पता चले कि भाई अगर है तो बच्चे को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, इवन इफ आपका दाई का डिलीवरी हो। क्योंकि एक्चुअली मॉडर्न सिटीज़ में और अर्बन सिटीज़ में वैसे तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो सारे टेस्ट करवाए ही जाते हैं, उसमें HIV टेस्ट इंक्लूडेड होता ही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में शायद ये ना होता हो, बट अगर लोग इसको एज अ प्रिकॉशन देखें तो बहुत सारी चीजें जो है सॉल्व हो सकती है। लोग जाते हैं, PSC जाते हैं, PSC में टेस्ट वगैरह होते हैं, HIV टेस्ट करते हैं। हमारे स्टाफ में देयर इज वन HIV पॉजिटिव पेशेंट जो ही हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड एंड बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हुए और काम कर रहे हैं, और उनके हेल्थ में कोई एज सच इशू नहीं आया है। वो मरीज को TB था, हाँ। उसको खून गिरता था बार बार खांसी में, और इतना मैसिव ब्लीडिंग होता था कि उसको हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था। तो आया, एक बार भर्ती हुआ, उसको ट्रीटमेंट किया, ब्लड वगैरह दिया, अच्छा हुआ, गया, रास्ते में फिर से ब्लीडिंग हुआ, फिर गया, फिर ट्रीटमेंट किया। तो आखिरी में हमने उसको बोला कि भैया तुम्हारा तो अब वो ब्रोंकोग्राफी करके उसका एम्बोलाइजेशन करके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा ब्लड वेसल्स को, उसके अलावा होगा नहीं, फिर उसका पैसे कॉस्टली अफेयर है वो। तो सब पैसे की तैयारी करके आया, और उसके बाद में वो ठीक हो गया। फिर वो बोले कि अब मैं जाता ही नहीं और तू यहीं रहे।
तो ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए वो हमारे पास ही रहता है, मेडिकल से ट्रीटमेंट करता है, ही इज ऑन सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पर अच्छा है। तो ये दिस इज द राइट रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV पेशेंट्स। वो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको HIV है, वो सब काम करते हैं, बराबर मिलजुल के रहते हैं। राइट। सो आज हमने HIV एंड एड्स के बारे में आपसे बहुत सारी चीज़ें जानी कि ट्रांसमिशन उसका कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट किस तरह से इस प्रोग्राम में हेल्प करता है सो दैट पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रहे, बीच में ही फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो डिसकंटिन्यू ना हो। बाकी कहना तो हम यही चाहेंगे कि हमें हमेशा प्रिवेंशन की ओर ध्यान देना चाहिए और सोशली अवेयर रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू HIV एंड एड्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आज आपने हमें HIV और एड्स के बारे में इतना डिटेल में जानकारी दी। आई होप ये जानकारी आपके काम की जानकारी होगी, एंड अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बीमारी से बैटल कर रहा है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग मत बनाइए, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लाकर उसे मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी इस डिजीज़ से बैटल कर सके और ताकत से इस डिजीज़ से वो लड़ सके। बाकी देखते रहिए UCN न्यूज़। मैं हूं निकिता। जय श्री राम।